बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, आज आपकी इस सेकंड एचओडी क्लास में क्लास 9th की इंग्लिश का डे 5 स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इंग्लिश की बुक्स निकाल लीजिए। हम लेसन नंबर 11 नॉइज इन द एनवायरनमेंट की रीडिंग कर रहे हैं। हम 5 पॉइंट्स की रीडिंग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज पॉइंट नंबर 6 से रीडिंग करेंगे डे 5 पर। नॉइज पोल्यूशन कॉजेज नॉट ओनली एनवायरमेंटल डैमेज बट इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. It can cause hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression, and insomnia. Insomnia can further lead to anxiety, bad temper, and emotional stress. In addition, noise pollution can seriously affect the learners. It gives them unnecessary mental and physical tension. Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी न सिर्फ माहौलियाती नुकसान का सबब बनती है बल्कि ये इंसानी सेहत पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट मनफी असर डालती है. इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमनिया. ये क्या क्या चीज़ें पैदा कर सकती है या इंसान के अंदर इसका ये किन चीज़ों का मतलब सबब बन सकती है. इट कैन कॉज, ये सबब बन सकती है एग्रेशन का यानी बहुत शदीद गुस्से का. हाइपरटेंशन, ये भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें इंसान को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. हाई स्ट्रेस लेवल्स, ये तकलीफ़ में इजाफे का सबब बनती है. हियरिंग लॉस, समात का नुकसान होता है यानी आप सुनने की जो आपकी एक क्वालिटी है वो मुतासर होती है. रेस्टलेसनेस, बेआरामी. डिप्रेशन भी उसी को कहेंगे. आप कह सकते हैं डिप्रेशन को डिप्रेशन ही कहते हैं. दरअसल ये भी बहुत ही ज़्यादा हद तक जब आपका गम या तकलीफ़ बढ़ जाती है तो एक उदासी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एक एहसास होता है. एंड इंसोमनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नींद नहीं आती. तो इन सब चीज़ों का सबब बनती है शोर की आलूदगी. इंसोमनिया कैन फर्दर लीड टू एंग्जाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस. इंसोमनिया यानी नींद ना आने की जो बीमारी है ये मजीद किस चीज़ में तब्दील हो जाती है. एंग्जाइटी में यानी बेचैनी में, बैड टेम्पर बहुत शदीद गुस्सा आने में, एंड इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती दबाव में. इन एडिशन, इसके साथ साथ या इसमें मजीद इजाफा करें तो नॉइज पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर्स. शोर की आलूदगी सीखने वालों को यानी स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, तकलीफ़ देती है. इट गिव्स देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिज़िकल टेंशन. ये देती है उनको बिला वजह का, बगैर किसी ज़रूरत के एक जहनी और जिस्मानी तकलीफ़ या अजियत. तो स्टूडेंट्स, इसको आज आप डे 5 पर पॉइंट 6 को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए. अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, आप स्टैंडर्ड नोट्स में नॉइज इन द एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स निकाल लीजिए. जी स्टूडेंट्स, डे 5 पर आप ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सीरियल में क्वेश्चन नंबर 76 है इसको पढ़ेंगे. व्हाई इज नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? आंसर इज नॉइज पोल्यूशन इज dangerous for human health because it can cause aggression, hypertension, restlessness and insomnia. यही पैराग्राफ अभी हमने रीड किया है, उसी के मुतालिक ये क्वेश्चन है जिसका ये आंसर है. आप इसको आज डे 5 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट कर लीजिए और इसे ज़ुबानी याद कर लीजिए. अब हम चलते हैं पैराग्राफ्स की तरफ. जी स्टूडेंट्स, पहले हम आपको एक पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं, फैशंस. अब हम सेकेंड पैराग्राफ अपना पढ़ेंगे, अ रिवर इन फ्लड. अ रिवर इन फ्लड, ये एक सैलाब के मुतल्लिक पैराग्राफ है किसी दरिया में आए हुए. लास्ट समर आई हैपेंड टू बी इन माई विलेज. फॉर ओवर अ वीक द वेट स्पेल हैड बीन अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. वन मॉर्निंग इन द अर्ली आवर्स देयर वेंट अप अ क्राई, वाटर वाटर. द चेनाब वॉज इन फ्लड. There was water in our big courtyard. Courtyard सहन को कहते हैं. The low-lying part of the village was under 3 feet of water. Panic gripped the whole village. Panic gripped the whole village. यानी तमाम गांव पैनिक का शिकार हो गया, परेशानी का, तकलीफ का शिकार हो गया.
मोस्ट ऑफ द फोक्स लोगों को कहते हैं, स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द नियर बाय हाई माउंट, ऊंचा टीला, हाई माउंट. इट वॉज अ सीन ऑफ ग्रेट मिजरी. I had the glimpse of the river in flood. The entire area up to the far off road bridge was just one sheet of muddy water. Logs were seen floating fast. Logs क्या है? लकड़ी के मोटे मोटे जो तने होते हैं, दरख्तों के तने, जो दरख्त टूट गए थे उनके तने, वो फ्लोट करते हुए यानी तैरते हुए नजर आ रहे थे, देखे जा सकते थे. द ट्रीज विद हाफ ऑफ देयर ट्रंक्स इन वाटर स्टूड लाइक अनफोल्डेड अम्ब्रेलास. द फ्लड वाटर फिल्ड आवर हार्ट्स. इसको हार्ट्स कर लीजिए, एस भी आएगा, हार्ट्स विद फियर. तो ये एक सैलाब की कहानी है, या एक पैराग्राफ है जो सैलाब एक दरिया में आया है उसके मुतल्लिक है. कि मैं अपनी आखिरी जो हमारी पिछली छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टियां थी, उनमें अपने गांव में था, तो वहाँ दरिया चनाब पास ही था, उसमें सैलाब आ गया तो पूरा गांव बड़ी तकलीफ में था. जो बड़े नीचे नीचे के इलाके थे, जो रिवर के लेवल के थे, वहाँ पर 3-3 फुट पानी आ गया. पूरे गांव में पैनिक, तकलीफ फैल गई. लोग जो हैं करीबी टीले की तरफ जाने लगे अपने आप को बचाने के लिए. बड़ा तकलीफ दे सीन था. और तमाम एरिया दूर तक, जहाँ तक दरिया भी नज़र आ रहा था, ब्रिज यानी पुल नज़र आ रहा था, हर जगह एक मिट्टी की चादर सी तनी हुई नज़र आ रही थी. दरख्त टूट गए थे, और दरख्तों जो खड़े थे दरख्त, वो आधे आधे पानी में धंसे हुए थे, और ऐसे लग रहा था वो एक छतरियों की तरह खड़े हुए हैं, खाली खाली. तो इस सारे सीन ने हमारे दिलों को खौफ से भर दिया. ये पैराग्राफ अ रिवर एंड फ्लड आज आपने डे 5 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है. आज डे 5 के लिए आपका यही काम है. डे 5 हमारी डे 4 में 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी. अब डे 5 में हम एक्सरसाइज 1.4 करते हैं. ठीक है, डे 5 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वही रेशियो है. सब चीज़ एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 सारी रेशियो पे डिपेंड करती है. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डजन. अब वो कहते हैं 6 रुपीज़ की रेशियो फाइंड करें. फाइंड द रेशियो 6 रुपीज़ और 72 रुपीज़ पर डजन. अब वो क्या कहता है, कोई चीज़ है, अगर बनाना कहें तो वो भी डजन में होते हैं, अगर हम एग्स कहें वो भी हमें डजन में मिलते हैं, अगर हम ऑरेंज कहें तो वो भी डजन में होते हैं. तो डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन, यानी कि 1 दर्जन 2 दर्जन, क्योंकि अंडे भी हमें दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, बनाना भी हमें दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, माल्टे भी हमें दर्जन के हिसाब से मिलते हैं. तो डजन का मतलब होता है दर्जन. ठीक हो गया, यानी 12. अब 6 रुपीज़ ईच, रेशो 72 रुपीज़ पर डजन. अब पर डजन का मतलब क्या है, 72 जो है डजन की वैल्यू है, और ये 6 रुपीज़ ईच है. तो 6 रुपीज़ ईच है, तो अगर हम इसको डजन में कन्वर्ट करें तो 6 को क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 1 डजन में 12 चीज़ें होती हैं. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 72 रुपीज़ पर डजन. तो आगे भी 72 रुपीज़ पर डजन है. दोनों की रेशियो फाइंड करनी है. 72 1 72, ये भी 72 1. तो रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, 1 कंप्लीट. देखो नोट मैंने लिख दिए, 6 रुपीज़ ईच मीन 72 रुपीज़ पर डजन. तो 72 रुपीज़ पर डजन. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ रुपीज़ 160 रुपीज़ पर मीटर टू रुपीज़ 150 पर मीटर. अब वो कहता है 160 पर मीटर, रेशियो 150 पर मीटर में रेशियो फाइंड करनी है. अब देखें, रुपीज़ 160 पर मीटर, रेशियो 150 पर मीटर. अब देखिए आखिर में क्या आ गया, 0 आ गया. तो 0 जब आखिर दोनों में 0 आ गया तो 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि आखिर में 0 है. तो 0 को हम अगर 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्या है, 160 को 10 पे डिवाइड करें 16 आ जाता है. 150 को 10 पे डिवाइड करें, ये क्या हो जाएगा 15. इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है. तो ये आंसर आ जाएगा 16:15. इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. फाइंड द रेशियो 72 रुपीज़ फॉर 2 रुपीज़ फॉर ईच. यानी को कहता है 72 रुपीज़ जो हैं वो 24 चीज़ों के लिए हैं,
₹2 4 ईच। अगर 4 ईच हो तो फिर कितने के होंगे? अब 4 ईच है और इधर 72 24 चीजों के लिए है, तो 24 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ₹3 पर ईच हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास कोई 24 टॉफीज हैं वो ₹72 की आती हैं, 24 टॉफीज। अगर हम एक टॉफी की वैल्यू फाइंड करें तो 24 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी? ₹3 पर ईच कैंडी हो जाएगी। इस तरह ये भी ₹4 ईच कैंडी हो गई। तो 3:4, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3:4। नोट मैंने इधर भी लिख दिया है, 72 फॉर 24 मीन्स ₹3, यानी वही बात हो गई ना। तो 24 जो है कैंडीज जो हैं वो ₹72 की आती हैं, तो एक कितने की आएगी? वो ₹3 की आएगी। तो ₹3 और ये एक ₹4 की है, तो 3:4 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ स्क्वायर ए हैज 2 साइड। स्क्वायर मीन एक स्क्वायर जो हमारे पास शेप होती है स्क्वायर की, वो क्या है हमारे पास? ये स्क्वायर बना देता हूं इधर, ये स्क्वायर बना दिया मैंने। अब स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है एक स्क्वायर है, उसकी जो एक साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी 2 होगी, तीसरी भी 2 होगी, चौथी भी 2 होगी। एंड स्क्वायर बी हैज साइड 6 सेंटीमीटर, और एक और स्क्वायर लेते हैं उसकी साइड क्या है? 6 है, यानी कि 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक लेते हैं, एक 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेते हैं। उनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है। अब रेशो कैसे फाइंड करनी है? हमने रेशो हमारे पास है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी। अब दोनों की लेंथ का हमने क्या करना है? रेशो फाइंड करना है। लेंथ ऑफ साइड ए रेशो लेंथ ऑफ साइड बी। लेंथ ऑफ साइड ए क्या है? 2 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ साइड बी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये रेशो क्या हो जाएगी? 1:3 हो जाएगी। अब दूसरा इसके पार्ट कहता है द पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जब भी हम स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करेंगे वो हमारे पास होता है पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। ये पैरामीटर होता है हमारे पास। जब भी फार्मूला लगाएंगे ना तो ये हमारे पास पैरामीटर है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। अब ए पैरामीटर, एक स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है तो ए स्क्वायर की जो लेंथ है वो 2 है, मल्टीप्लाई क्या है? 4 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 8, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी की लेंथ है 6 है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये 8 है, ये 24 है। इस पे 4 वाले टेबल से कैंसिल कर, 8 वाले टेबल से कैंसिल करते हैं। 8 1s are 8, 8 3s are 24, तो हमारे पास इसकी रेशियो भी क्या हो जाएगी? 1:3 हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर बी। अच्छा, एरिया ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 सेंटीमीटर। जब भी एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया में क्या होता है? स्क्वायर लिखते हैं हम, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एंड एरिया बी में क्या है? 6 सेंटीमीटर वैल्यू है उसकी, तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर में होता है, तो उसका होल स्क्वायर लिख दिया। तो 2 स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो हमारे पर रेशियो क्या बन जाएगी? 1:9। यहाँ पर ये हमारे तीनों पार्ट्स यहाँ पर 4 क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ A:B is equal to 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ 6A:2B। अब 6A और 2B की रेशियो फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो A:B हमारे पास क्या है? 2:3 आ जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो A/B इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब हमारे पास इधर क्या है? 6A है, इधर हमारे पास सिंपल A है, इधर क्या है? 2B है, इधर हमारे पास सिंपल B है, तो यानी 6/2 इधर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 6/2 से मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाइंग बाय 6/2 ऑन बोथ साइड। अगर इसको 6/2 से मल्टीप्लाई करें तो 6A/2B आ जाएगा। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2, नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 2s are 12 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? 3 1s are 3, 2s are 2/1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। यानी 6A, इसको दोबारा हम रेशियो में लिखें तो रेशियो 2B इज इक्वल टू 2:1। तो ये हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखो 6A:2B की वैल्यू क्या आ गई? 2:1 आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी सेकंड HOD का 5वां दिन है, यानी 7 मई है। आइए उर्दू का सबक शुरू करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आज हम 5वें दिन ये पढ़ेंगे, अलगू ने अब पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन मिस्र अलगू के दोस्त थे, तय पर पहुंच गए और बोले, चौधरी तुमको कोई उज़र तो नहीं है, यानी कोई एतराज तो नहीं है। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चिरका खाकर होशियार हो गए थे, खूब जांच कर इंतखाब किया, सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज गोडर शाह बोले, समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो? समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिस्र ने चौधरी की तरफ से हमदर्दाना अंदाज से देकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज़्र हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली, हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं मुझे कोई उज़्र नहीं है। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ, मेरी आवाज इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलिक दखल नहीं होना चाहिए। हक और रास्ते से जो भर टलना भी मुझे दुनिया और दीन में स्याह बना देगा। यानी लोगों की जो नीयतें थी वो फिर कहीं ना कहीं हो जाती थी, उन्हें खौफे खुदा हो जाया करता था कि जब उन्हें पता चलता था कि वो कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं। पंचायत शुरू हुई। फरीकैन ने अपने हालात बयान किए, जरा हुई, शहादतें गुजरी। फरीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उनके घर आया था इसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू सेठ इसे वापस लेने का हरगिज तकाजा ना करते। रामधन मिस्र ने कहा, कीमत के अलावा उनसे तावान भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। गोदर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, इनका बहुत नुकसान हुआ है और इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। जुम्मन बोला, इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलगू चौधरी के भल मनसी पर मुनस्सर है। भल मनसी मतलब शराफत पर मुनस्सर है। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले ना समाये। 1 घंटे बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनसे गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा इसे कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे, दिल साफ हो गए। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। अब वो चालों की जमीन पर नहीं, हक और इंसाफ की जमीन पर खड़े थे। तो ये था स्टूडेंट हमारा सबक। जी स्टूडेंट, हमारा सबक तो मुकम्मल हो चुका है और अब हम इससे छोटी छोटी चीजें हैं इस आपके नोट्स के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी। आप इसे याद करके अपने नोटबुक पे लिखना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ देखिए, जज़ैल अल्फाज के मानी लिखिए। अल्फाज मानी, साझा का मतलब होता है हिस्सेदार, शराकतदारी। जानो अदब तय करना, शागिर्दी इख्तियार करना। वज़ा तर्ज, बनावट, शक्ल। पंच, सालिस यानी फैसला करने वाले, पंचायत करने वाला फर्द जो भी है। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। सुलह पसंद, अमन और कानून मानने वाला। ताहीन हयात, जिंदगी भर, उम्र भर। ये तो थे वर्ड मीनिंग्स। आप देखिए अगले पेज पे, ये देखिए यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस लिखे हुए हैं, इसको भी आप लिखिए और याद कीजिए। उस्ताद, उस्तानी, शेख, शेखानी, सेठ, सेठानी, चौधरी, चौधराइन, बैल, गाय, ये है। और अब हम करेंगे अफसाने और खत की डेफिनेशन। यहाँ सबसे नीचे देखिए, आपके अपने नोट्स के पेज नंबर 14 पे सबसे नीचे अफसाने की डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी हमने अफसाना पढ़ा था तो इसकी डेफिनेशन भी याद करेंगे, इसको लिखेंगे। अफसाना किसे कहते हैं? यानी अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तिसार, वहदत, तासुर, जामियत इसकी बुनियादी सिफात हैं। ये तो है अफसाना की मुख्तसर तरीन सी डेफिनेशन। अब क्या है, खत किसे कहते हैं? खत अपने ख्यालात, अपने हालात और अपने जज्बात लिख कर दूसरों को शरीक, की लिखा हुआ है इसको को कर लें, दूसरों को शरीक करना खत नवीसी कहलाता है। खत 2 किस्म के होते हैं, एक रस्मी खत होता है और एक गैर रस्मी खत होता है। रस्मी खत कौन सा होता है? वो खत जो किसी साहिब इख्तियार को भेजकर इनको अपने हालात और मसाइल से आगाह किया जाए।
रस्मी खतूत कहलाते हैं। साहिब इख्तियार मतलब आप किसी अफसर को खत लिख रहे हैं कि जी हमारी गली पक्की करानी है, या इस तरह के जो खतूत होते हैं वो वाले। गैर रस्मी खत वो खतूत जो अपने जानने वालों, अजीजों, दोस्तों, वालिदैन और बेतकल्लफ जानने वालों को भेजे जाते हैं, वो गैर रस्मी खतूत कहलाते हैं। एक अच्छे खत के लिए जरूरी है कि खत ऐसे लिखा जाए जैसे मकतूब अलैह आपके सामने बैठा हो। जो खत लिखता है, जो खत जिसको लिखा जाता है उसको मकतूब अलैह कहते हैं, और आप इससे बातें कर रहे हों। अच्छी खत में मकतूब अलैह के मर्तबे और इसके साथ अपने रिश्ते का लिहाज रखकर बातें लिखी जाती हैं। और ख़त के दर्जैल हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो मकाम और वानगी और तारीख होती है, यानी कहाँ से भेजा जा रहा है, कहाँ से भेजा जा रहा है, तारीख क्या है। अलकाब व अदाब लिखे जाते हैं। ख़त का मजमून होता है। इसके बाद इख्तिताम मजमून होता है। मकतूब निगार का नाम होता है, यानी जो ख़त लिखने वाला होता है उसको मकतूब निगार कहते हैं। और मकतूब अलैह का पता होता है। मकतूब अलैह कहते हैं जिसको ख़त लिखा जाता है। तो ये तो थी आपका ये सबक, और इसके साथ इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जिसको मुझे याद है कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लिखेंगे और याद करेंगे। रोज़ का काम रोज़ किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। स्टूडेंट्स, डे 5 में हमारे पास तफसीली सवाल नंबर 5 होगा जो आज हमने पढ़ना है, तो देखिए अपने नोट्स पे। स्टूडेंट्स, डे 5 में हमारे पास सवाल नंबर जो 5 है वो लिखता है कि वादे कीजिए कि जियोथर्मल तवानाई को बरकी तवानाई की पैदावार के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जवाब लिखा हुआ है कि ज़मीन हमें गर्म पानी के जिस्मों से गर्म पानी मुहैया करती है। कुरा अर्ज़ के अंदर काफ़ी गहराई में ज़मीन का कुछ हिस्सा गर्म पिघली हुई हालत में है जिसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा का बुलंद दर्जा हरारत आस पास के पानी को भाप बना देता है। इस तवानाई को हरारती तवानाई या जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। मगर इस किस्म की तवानाई का इस्तेमाल इन्हीं इलाकों में मुमकिन है जहाँ गर्म पानी के कुदरती चश्मे मौजूद होते हैं। यानी कि वो आपको बता रहा है कि ज़मीन के अंदर जो ज़मीन का कुछ हिस्सा है उसके अंदर गर्म पिघली हुई जो है वो हालत में है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। और इस मैग्मा का जो दर्जा हरारत होता है वो आपको बता रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ पानी जो है वो भाप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इस तवानाई को जब हम इस भाप को हम इस्तेमाल में लाते हैं तो इस किस्म की जो तवानाई या एनर्जी है इसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। आगे हम इसका तरीका पढ़ेंगे कि इसको बरकी तवानाई में कैसे हम तब्दील कर सकते हैं। यह आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा था, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हम आगे इसको जियोथर्मल तवानाई को बरकी तवानाई में कैसे तब्दील या कैसे बदला जा सकता है उसका हम तरीका पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ज़मीन को बहुत गहराई तक खोद कर जियोथर्मल कुएँ तैयार किए जा सकते हैं। अगर वहाँ पहले से गर्म पानी ना हो तो पानी को दबाव के ज़रिए इस गर्म चट्टान तक पहुँचाया जाता है। इस तरह गर्म चट्टानों को छू कर ये पानी भाप में तब्दील हो जाता है। ये भाप बड़ी कुव्वत से बाहर की तरफ निकलती है। ये भाप घरों और दफातर को गर्म रखने के लिए बराह रास्त पाइपों के ज़रिए पहुँचाई जा सकती है। इसी को बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कुएँ से 20 से 30 साल तक काबिले इस्तेमाल होते हैं, जबकि इन पर उठने वाले अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से हम जियोथर्मल तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करके हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, डे 5 का काम भी आज हमारा मुकम्मल हुआ।